हेलो मेरे किंग स्टूडेंट जी, मैं मनी सर आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 के इस क्लास को अगर लास्ट तक देखते हैं ना, तो क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपसे छूटेगा, क्योंकि इस वीडियो में वन शॉट के जरिए पूरा डिटेल्ड में एक एक टॉपिक को पढ़ाया हूं। बशर्ते कि आपको करना क्या है ना स्टूडेंट जी, कि आराम से वीडियो को पूरा देखना है और आप लोग को जो मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया हूं उस शॉर्ट नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा के साथ साथ में हाईलाइट करते चलना। जैसे मैं यहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा टॉपिक, तो आपको टॉपिक पढ़ना है और बगल में जो प्रिंट आउट रहेगा वहीं पे हाईलाइट करते हुए चलना। इससे क्या होगा ना कि आप लिखने से बचेंगे और साथ साथ में ना आपका मतलब कहते हैं ना वो ब्रेन भी में भी सारा का सारा एक एक वर्ड आपका टाइप होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं कि जानते हैं आप जब पढ़ेंगे इस वन शॉट को अच्छे से देखेंगे तो आपको एक चीज लगेगा कि चैप्टर 1 में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला टॉपिक है ना, वो मैं नहीं पढ़ाया हूं। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसा क्यों? तो रेगुलर वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो हर एक बैचेज में पढ़ते हैं उनको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 में भी कुछ पढ़ना है और इसी का कुछ हिस्सा चैप्टर 2 में पढ़ना है। तो मैंने क्या किया ना कि दोनों को मिलाकर डाइपोल जो 1 में और 2 में पढ़ना वो एक ही साथ हम चैप्टर 2 में पढ़ा देंगे। तो ये मत कहिएगा कि ओहो मनी सर ने डाइपोल नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं है, वो आपको चैप्टर 2 में मिल जाएगा। ओके, और दूसरी बात कि अगर मैं कहूंगा ना कि इस वीडियो को ना कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा। अगर आपके पास कम समय है तो 1.5x पे करके 1-2 बार देख लीजिए बढ़िया से, क्योंकि पहली बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन दूसरी बार में ना एक एक टॉपिक वो आपके दिमागवा में घुस जाएगा। 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे तो। अच्छा, एक बात और कि हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है स्टूडेंट जी, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हेलो हाय मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ में टेलीग्राम चैनल का हम लोग का नाम है स्टडी किंग साइंस इंग्लिश मीडियम, तो आप यहां भी ज्वाइन होंगे तो आपको सेम चीज का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो आप या फिर व्हाट्सएप चैनल भी इसी नाम से, टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से, वहां ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी लिंक दे दूंगा, और नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हम लोग लिंक भेज देंगे, वहां से भी ज्वाइन होकर पीडीएफ ले लीजिएगा। ओके, तो बस एक ही सवाल, आर यू रेडी मेरे किंग स्टूडेंट्स? अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस मनी सर, और क्लास करते हैं शुरू। देखिए, जैसे ही वन शॉट की बात करता हूं तो बच्चे लोग बोलते हैं कि सर एस मनी सर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखे सर, और बोलते हैं कि पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ाएंगे। बताता हूं, तो एक्चुअली है क्या ना कि क्लास 12 फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। देखिए ना क्यों कहा जाता है वो ही बताता हूं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, देख रहे हैं। इलेक्ट्रो का एक इलेक्ट्रो का मतलब होता है सिंपल बच्चों चार्ज, ठीक है, और एक स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, रुका हुआ रहना, ठीक है। तो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट। तो 90 से कम पता चल रहा है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कैसे चार्ज के बारे में? जो कि रुका हुआ हो जी। कैसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं? जो कि रुका हुआ हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर। और फिजिक्स का जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, इन दोनों में रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ना होता है, यानी चार्ज रुका हुआ होता है, इसलिए उसको एक साथ मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह दिया जाता है। ठीक है, क्लियर ये बात? तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। और इसके बाद इसका जो दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो उसके बाद पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का। ओके, तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में मेरे बच्चों हम लोगों को चार्ज के बारे में पढ़ना होता है, रुके हुए चार्ज के बारे में। क्या चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों में रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ना होता है। तो जैसे ही मैंने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में पढ़ना होता है, आपके दिमाग में आना चाहिए छाल एच मानी छाल। तो चार्ज होता क्या है? चार्ज के बारे में पढ़ते तो चार्ज क्या होता है? देखिए, चार्ज क्या होता है आपको पता होगा कि जैसे किसी मास बॉडी के चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड उत्पन्न होता है और उसमें कोई दूसरा मास बॉडी आता है, तो इस मास बॉडी का जो फील्ड होगा इस दूसरे बॉडी को पे फोर्स लगाएगा,
और वैसे किसी भी चार्ज के चारों ओर ना एक फील्ड उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो इसका फील्ड उस दूसरे पर फोर्स लगाएगा, या दूसरे वाले चार्ज का फील्ड पहले पे फोर्स लगाएगा। तो चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है और उसके कारण किसी दूसरे चार्ज पे वो फोर्स लगाता है। तो चार्ज के बारे में सिंपल बोल सकते हैं बच्चों कि चार्ज के कारण उत्पन्न होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या, जल्दी बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या उत्पन्न होता है चार्ज के कारण? एक सेकंड रुकिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो समझ गए, जिसमें रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, समझ गए ना। तो सबसे पहले इसमें चार्ज के में आते हैं। तो चार्ज के बारे में तो जान गया कि चार्ज के कारण उत्पन्न होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद मेरे बच्चों ये फोर्स लगाता है। और क्या होता है ये बताइए। तो जानते, एक चीज और बताता हूं, आगे जाके पढ़ेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड का नाम सुने हैं, जो मैग्नेट के चारों ओर उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड के पीछे का वजह भी चार्ज है। आज के क्लास में जानेंगे कैसे। यानी चार्ज ना मैग्नेटिक फील्ड को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए। और मैं कैसे पढ़ाऊंगा कि मैं ना पहले हर एक टॉपिक को समझा दूंगा और उसका फिर लिखा हुआ नोट्स दिखाऊंगा, अभी नीचे लिखा हुआ वो दिखाता हूं ऊपर करके, तो उससे आपको और भी बढ़िया से समझ में आते चला जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। तो ये तो हो गया चार्ज की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पे फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। लेकिन बतिया है कि सर चार्ज तो जान गए, लेकिन किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, चार्ज करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए, दुनिया में जितना भी बॉडी है मेरे स्टूडेंट, जितनी भी दुनिया में बॉडी है, हर एक बॉडी न्यूट्रल होता है। मतलब हर एक होता नहीं है, लेकिन नेचुरली तो अधिकांश बॉडी न्यूट्रल ही पाया जाता है। जैसे किताब है, तो किताब भी तो बना हुआ एटम से, और एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन फिर भी ये न्यूट्रल है, क्यों? हमें पढ़ना है, चार्ज तो जान गए, लेकिन हमें पढ़ना है कि बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, और चार्ज कैसे करते हैं ये पढ़ने से पहले ये जानना पड़ेगा कि बॉडी न्यूट्रल क्यों होता है। और बॉडी के न्यूट्रल होने के पीछे क्या वजह होता है कि कोई भी बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन होता है, या किसी भी बॉडी के एटम में जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। अगर मानकर चलिए 100 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में है तो 100 प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के पे तो चार्ज ही नहीं होता, तो न्यूट्रॉन को हटा दीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मतलब यहां है हमें। ओके, तो किसी भी बॉडी के एटम में जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। अब भगवान का करिश्मा देखिए, जय भोले बाबा का करिश्मा देखिए कि जितना इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे उतना प्लस चार्ज रहता है। जितना इलेक्ट्रॉन पे माइनस, आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और प्रोटॉन पे होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो आप खुद सोचिए कि किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, और जितना एक पर माइनस दूसरे पे उतना प्लस, तो टोटल चार्ज अगर देखेंगे तो मिल के 0 ना हो जाएगा किसी भी एटम का। अच्छा छाल, इसीलिए किताब न्यूट्रल है छाल, क्योंकि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन इसके एटम में उतना प्रोटॉन एटम में है ना छाल। हाँ, इसलिए इसको छूते हैं तो करंट नहीं लगता है, नहीं तो छूते तो करंट मारता, अगर मैया लगे 440 वोल्ट के हमें ऐसे लगता, लेकिन करंट देखिए नहीं लगता, इसीलिए ये न्यूट्रल है छाल। समझ में आया? यस। तो ये बच्चों को तो समझ में आ गया कि कोई भी न्यूट्रल क्यों होता है एटम, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। भैया न्यूट्रल जान गए ना? जी सर। अब हम अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर को डिस्टर्ब कर दे, देखिए नंबर सेम है, न्यूट्रल है, अगर नंबर को डिस्टर्ब कर दिए तब क्या न्यूट्रल रहेगा? नहीं ना, तब फिर बैलेंस नहीं ना कर पाएगा, जितना माइनस उतना प्लस बैलेंस नहीं ना कर पाएगा। यही होता है बच्चों बॉडी को चार्ज करने का बेसिक तरीका। देखिए प्रोटॉन के नंबर को तो हम लोग नहीं निकाल सकते या नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर काटता है, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए एग्जांपल के लिए कि हम इस बॉडी से ना 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 95, ठीक ना, और प्रोटॉन तो 100 ही रहेगा। तो अब प्रोटॉन अपना असर दिखाएगा ना, बोलेगा देख तोरा से हम ज्यादा,
प्रोटोनमा बोलेगा कि देख इलेक्ट्रॉन मत, तोरा से हम ज्यादा। अब प्रोटॉन यानी कि कहने का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से ना प्रोटॉन बढ़ जाएगा। प्रोटॉन बढ़ेगा नहीं, प्रोटॉन उतने रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन बढ़ जाएगा। और जैसे ही प्रोटॉन बढ़ा, ढिचक 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 ढिचक, बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यही होता है बॉडी को प्लस चार्ज करने का। 5 के बराबर 5 के बराबर 5 के बराबर 5 प्रोटॉन के बराबर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। सॉरी, यानी बॉडी पे चार्ज आ जाएगा कितना? प्लस ही, प्लस 5 ही। एक ई का मतलब ये मान होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको बोलिए या इसको बोलिए, ई का मतलब वैल्यू होता है। समझे ना 5 ही कैसे आ गया? कि अगर बॉडी, पहले समझिए, बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा बाहर, तो उससे इलेक्ट्रॉन कमेगा, प्रोटॉन अपना असर दिखाएगा, और प्रोटॉन होता है प्लस, तो प्लस अपना असर दिखाएगा, बॉडी प्लस चार्ज हो जाएगा। क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन निकला है तो बोल सकते हैं 5 प्रोटॉन बढ़ गया, इसलिए 5 के बराबर प्लस चार्ज आ जाएगा। और वहीं देखिए, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन मान लीजिए डाल दिए, प्रोटॉन को तो डाल नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए डाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन जब डालेंगे बच्चों, तो पहले 100 इलेक्ट्रॉन था, 5 डाल दिए तो 105 इलेक्ट्रॉन अब हो जाएगा। प्रोटॉन तो 100 ही रहेगा, तो अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन अपना असर दिखाएगा, ढिचकाएं 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 करके, और अब बॉडी हो जाएगा माइनस चार्ज। 5 के बराबर 5, और 1 पर ई होता है तो 5 पर 5, ये माइनस में। तो समझ में आया कि बॉडी चार्ज करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? यस सर, क्या? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बॉडी में कम जाएगा, इसीलिए बॉडी प्लस होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन कमेगा मतलब निगेटिव कमा, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव होता है, निगेटिव कमा, निगेटिव कमेगा तो पॉजिटिव असर दिखाएगा, बॉडी प्लस चार्ज। लेकिन वो वही बॉडी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो निगेटिव बढ़ जाएगा, निगेटिव अपना असर दिखाएगा, बॉडी निगेटिव चार्ज। और वही किसी बॉडी से अगर n इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, जैसे 5 निकाले तो 5 ही, n निकालेंगे तो प्लस n ही चार्ज, और n अगर अंदर डालेंगे n इलेक्ट्रॉन तो n ही, मतलब कि चार्ज इलेक्ट्रॉन निकलने या अंदर जाने से चार्ज QN ही आता है प्लस माइनस में। प्लस माइनस आप देख लीजिएगा, बाहर निकलेगा तो प्लस, अंदर जाएगा तो माइनस। ठीक है, तो समझ गया कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट बताना है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है ना कि जब बॉडी चार्ज हुआ या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो बॉडी के मास पे क्या असर पड़ेगा, और बच्चा बोल देता है छाल, मास पे थोड़े ना छल पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन गया है ना भैया, मास पे भी अच्छा पड़ेगा। कैसे समझिए, देखिए, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो आप सोचिए कि बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, प्लस चार्ज हो रहा है, इसका मतलब बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और बॉडी से अगर n इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना मास होता है, तो इतना मास भी तो लेके बाहर निकला हर एक इलेक्ट्रॉन। तो मसबा लेके बाहर भाग गया तो मास बॉडी का कम ना जाएगा। इलेक्ट्रॉन के पास मास है, कुछ वजन है, अरे बॉडी में वजन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्हीं सब चीजों के कारण, एनर्जी इन्हीं सब कारण आता है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला बच्चों, यानी कि इसमें जो मास था वो भी बाहर निकला, तो क्या होगा? बॉडी का मास कम जाएगा। लेकिन वही बॉडी अगर निगेटिव हो, या यूं बोले कि इलेक्ट्रॉन उसमें जाए, तो उसका मास बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, जो बॉडी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन मास लेके भी निकला होगा, मास कम जाएगा। और जो बॉडी निगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब बॉडी में इलेक्ट्रॉन गया होगा, और गया होगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ मास गया होगा, और उसका मास बढ़ जाएगा स्लाइटली, हल्का सा, बहुत 1 किलो 2 किलो नहीं, बहुत कम मास बढ़ेगा या घटेगा, स्लाइटली चेंज होगा मास में, लेकिन चेंज होगा। क्लियर बहादुरों, क्लियर बहादुरों। चलिए, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ गया? यस सर, जिसमें रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो
स्टैटिक्स। क्लियर? यस सर क्लियर, बहुत अच्छे से। ठीक, चार्ज क्या होता है? चार्ज के कारण बॉडी पे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, किसी बॉडी के चारों उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे चार्ज पे फोर्स लगता है और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। बॉडी को चार्ज करने का कॉन्सेप्ट क्या है? उससे पहले जानिए कि बॉडी न्यूट्रल क्यों है। बॉडी इसलिए न्यूट्रल है क्योंकि किसी बॉडी के एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम नंबर पे होता है, और भगवान का करिश्मा कि जितना इलेक्ट्रॉन पे माइनस उतना प्रोटॉन पे प्लस, मिलके कुल चार्ज 0 होगा तो बॉडी न्यूट्रल होगा। और अगर बॉडी न्यूट्रल है और चार्ज करना है तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर डिस्टर्ब कर देंगे, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन को अंदर या बाहर कर सकते हैं क्योंकि ऑर्बिट में वो बाहर होता है। तो इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कमेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा तो बॉडी प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो बॉडी हमारा माइनस चार्ज। Q इक्वल टू एनी, प्लस माइनस में देख लीजिएगा। हम मास भी स्लाइटली चेंज होता है। चलिए अब इसके बाद डिफिनीशन देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि डिफिनीशन दिखाते जाऊंगा चार्ज का। देखिए डिफिनीशन है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी। देखिए हो सके ना, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो है, नहीं है तो हो सके तो इसे रोक रोक के ना लिख सकते हैं, आप लिखते चलिए। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। क्लियर मेरे बच्चों? यहां पे एक चीज नहीं दिख रहा है हल्का सा, यहां लिखा हुआ है मास विल डिक्रीज स्लाइटली। बता देता हूं, देखिए यहां लिखा हुआ मास विल डिक्रीज स्लाइटली और यहां लिखा है मास विल इंक्रीज स्लाइटली। क्यों? क्योंकि अगर एन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे बॉडी से तो एन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से उस पर चार्ज आएगा Q इक्वल टू प्लस NE, जो कि आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। और जब उस पर चार्ज आएगा Q इक्वल टू प्लस NE तो मास उसका डिक्रीज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। और वहीं जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बॉडी पे चार्ज आएगा माइनस NE और मास हल्का स्लाइटली इंक्रीज होगा। मास विल इंक्रीज स्लाइटली और यहाँ मास विल डिक्रीज स्लाइटली, वो भी लिख लीजिएगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग में वही लिखा गया कि जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज और उसका मास हल्का डिक्रीज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला, और जब गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, देखिए गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो बॉडी निगेटिव चार्ज और मास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एक नोट में इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया है कि 1 कूलॉम्ब चार्ज होने के लिए किसी बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा या डालना पड़ेगा, या कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जरूरत होगी। ठीक है, तो 1 कूलॉम्ब के लिए 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जरूरत पड़ती है। जो भी बोलिए, कैसे आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? Q इक्वल टू एन से चार्ज की वैल्यू 1 कूलॉम्ब, एन निकालना, E का वैल्यू रख के और यहां से मेरे बच्चों निकाल दीजिए। मतलब 1 कूलॉम्ब चार्ज के लिए कितने एन यानी कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की जरूरत होगी। तो यहां से इसको डिवाइड में भेज के एन निकालिएगा तो ये आ जाएगा। इतना क्लियर हो सके तो इसको लिखते चलिए साथ साथ में। ठीक है, ओके, और नहीं तो जैसे भी आपको लगे। अब मेरे बच्चों हम लोग आते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग में कि बॉडी को चार्ज करने का मेथड क्या क्या है। समझिएगा बच्चों मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है अच्छे से। देखिए ये तो जान गए कि बॉडी को चार्ज करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। यस सर, क्या है जल्दी बोलिए। सर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों को ना जितना भी बॉडी के चार्ज करने का मेथड पढ़ना है, जैसे 3 तो यहां लिखा हूं और भी 1-2 होता है, तो मेथड सब भले अलग अलग हो, कॉन्सेप्ट सब में एक है कि बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो बॉडी हमारा चार्ज होगा। कॉन्सेप्ट सब में सेम है कि बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो बॉडी हमारा चार्ज होगा। ठीक है, अब देखिए मैं तीनों मेथड के बारे में बताता हूं। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है कि 2 बॉडी को आपस में रख के एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं। ऐसे करके रगड़ने से क्या होता है कि जो बॉडी ज्यादा मजबूत है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देगा, बल्कि अपने इलेक्ट्रॉन को कस के जो पकड़ के रखे हुए वो तो बाहर नहीं जाने देगा, बल्कि दूसरे बॉडी के इलेक्ट्रॉन को और खींच लेगा। जैसे ए और बी में मान के चलिए कि बी के पास ना इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखने की क्षमता ज्यादा है, तो बी क्या करेगा, ए को इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा रगड़ने से। तो चूंकि बी क्या करेगा, ए के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, यानी बी में इलेक्ट्रॉन गया, तो बी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने से इसमें माइनस, और ए में इलेक्ट्रॉन कमा यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ए में कमी, इसलिए इसमें आ जाएगा प्लस, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण प्लस। समझ में आया? फ्रिक्शन में 2 बॉडी को रगड़ देते हैं, एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरा में जाएगा, जिसमें जाएगा वो माइनस, जिससे जाएगा उसमें प्लस। मजे की बात यहां यह है कि जितना एक में माइनस आएगा दूसरे में उतना प्लस आएगा।
क्यों सर? क्योंकि इसी से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गया है, इसी से ना निकल के इसमें गया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। जैसे इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आया, तो इसमें 5 को बढ़ेगा, इसमें 5 को कमेगा, है ना? तो 5 को इसमें बढ़ेगा तो इस पे चार्ज -5 भी आ जाएगा और इस पे चार्ज +5 भी आ जाएगा। तो एग्जाम में अगर आ गया कि दो बॉडी को रगड़ के चार्ज किए, एक पे +10 कूलम आए तो दूसरे पे कितना चार्ज होगा? -10 कूलम, या एक पे -10 कूलम तो दूसरे पे +10 कूलम, जितना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। दूसरा बात कि जो बॉडी निगेटिव चार्ज हुआ इसका मास हल्का सा बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आया है, और जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसका मास हल्का सा कम जाएगा। क्लियर बच्चा? आइडिया लगा बच्चा? यस, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझिए इसके बाद। पहला चार्जिंग का मेथड हो गया, दूसरा मेथड समझिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन सबसे आसान तरीका है चार्ज करने का, कुछ नहीं, एक चार्ज बॉडी के बगल में किसी न्यूट्रल को टच करके रख दीजिए। चार्ज तो ट्रांसफर करने का नेचर का होता है। जैसे गर्म चावल को अगर थाली में रखते हैं तो हीट ट्रांसफर करता है और थाली गर्म हो जाता है ना जी, और वैसे ही यहां चार्ज हो जाएगा। मान के चलिए एक कंडक्टर जो पहले से चार्ज है, इसको हम लकड़ी के स्टैंड पे या इंसुलेटिंग मटेरियल के स्टैंड पे खड़ा करते हैं, नहीं तो अर्थिंग हो जाएगा ना, तो पूरा चार्ज चला जाएगा अर्थ में, या फिर बोले कि अर्थ से चार्ज आके इसको न्यूट्रल कर देगा, जो भी बोलिए, इसलिए हम ऐसा स्टैंड पे रखते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड पे, ठीक है। तो कंडक्शन में क्या होता है कि एक पहले से चार्ज है और जिस कंडक्टर को चार्ज करना हो इसके टच में करके रख देते हैं। आपको भी पता है कि कुछ देर के बाद चार्ज ट्रांसफर होगा, ए तो चार्ज था और बी भी चार्ज होगा, ये कंडक्शन में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 20 कूलम था तो इसमें भी 20 कूलम आ जाएगा, नहीं, इसमें अगर 20 कूलम था तो हो सकता है दोनों में 10 आए, 10 इसमें बचे 10 इसमें चला जाए, तो साइज पर निर्भर करता, हो सकता है इसमें 8 आए इसमें 12 बचे। चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा ना, जितना इसमें था वही दोनों मिला के ना रहेगा, बस इसका उसमें ट्रांसफर या उसका जैसे भी ट्रांसफर, वो अंदर की बात होती है। डिटेल कोर्स में मैंने सब पढ़ाया है कि अंदर में क्या होता है। और देखिए बच्चों, एक सलाह मैं आपको दूंगा कि अगर आप सिर्फ वन शॉट कर रहे हैं और सब कुछ पढ़े हुए बढ़िया से आपको पता है तब तो ओके है, लेकिन अगर आपको नहीं ना पता है तो कम समय का जो मैं कोर्स लाता हूं या कोर्स देता हूं उसे जरूर करिए, जो कम टाइम में 2 महीना 1 महीना में खत्म हो जाता है, जिसमें डिटेल में सब पढ़ा देता हूं, तो उसे जरूर करिएगा, ठीक है। तो दूसरा हो गया कंडक्शन में कुदरत के बाद ये भी चार्ज होगा। जैसे इस पे 20 था, अब हटा दिए, दोनों को हटा देंगे तो इस पे 5 आया था, इस पे 15 बचेगा, इस पे 5 कूलम तो इस पे 15 कूलम। और तीसरा होता है इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या करते हैं ना कि इसमें टच नहीं करते हैं, जैसे कंडक्शन में दोनों को टच करके रख दिए, इंडक्शन में टच नहीं करते, थोड़ा दूर करके रखते हैं। जैसे मान के चलिए एक कंडक्टर पहले से प्लस चार्ज है, समझिएगा, ठीक, इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा कर दिए, स्टैंड है, और ए हमारा मान के चलिए पहले से प्लस चार्ज है, और कोई बी और सी दोनों को हमें चार्ज करना है। तो बी और सी तो न्यूट्रल है, बी और सी न्यूट्रल है, ये देखिए। तो हम क्या किए हैं, इन दोनों को थोड़ा दूर रखे हैं। इससे दूर रखने से फायदा सर इंडक्शन में, तो इस प्लस के कारण एक और माइनस चार्ज जमा होगा और इस प्लस के कारण दूसरी ओर प्लस चार्ज जमा होगा। देख रहे हैं, एक और माइनस एक और प्लस, क्योंकि ये माइनस क्या, ये प्लस क्या करेगा, इसके माइनस को खींचेगा, प्लस को दूर धक्का देगा। तो एक और माइनस एक और प्लस जमा हो गया। अब दोनों को हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, पहले इन दोनों को हटा के इसको हटा दीजिए, तो इसमें माइनस बच जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा, दोनों चार्ज हो गया। आया समझ में? इंडक्शन से कुछ बच्चा बोलेगा सर यहाँ माइनस अगर ये रहेगा तो ओरिजिनल वाला माइनस रहेगा, तो ओरिजिनल अगर माइनस रहेगा तो इधर प्लस उधर माइनस जमा होगा, लेकिन चार्ज तो होना ही है। तो ये इंडक्शन के जरिए एक तरह से और बॉडी को चार्ज किया जाता है, उसमें एक ही कंडक्टर का यूज किया जाता है। जैसे इसमें दो का किया गया ना, दोनों के दोनों चार्ज हो गया ना, इसमें एक किया जाएगा। जैसे मान के चलिए कि एक हमारे पास कोई ए चार्ज है, ठीक है, प्लस, हमको इसको चार्ज करना है, इसको नजदीक रख देंगे, सटाएंगे नहीं, नजदीक रखेंगे, तो प्लस के कारण एक साइड माइनस जमा होगा नजदीक वाले में और दूसरी साइड प्लस जमा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे अर्थिंग कर देंगे इस साइड में। अर्थिंग करने से क्या होगा कि इस साइड का पूरा प्लस जमीन में चला जाएगा, या दो शब्दों में ये बोले कि इलेक्ट्रॉन निकल के इसको डिस्चार्ज कर देगा, जो भी बोलिए, लेकिन इधर से प्लस खत्म हो जाएगा, जमीन में चला जाएगा। और जब जमीन में चला गया प्लस, इधर माइनस नहीं जाएगा जमीन में, क्योंकि ये प्लस माइनस को खींच के रखा है, ये प्लस माइनस को खींच के रखा है, तो इधर से प्लस चला गया, सिर्फ इसमें माइनस बचेगा। अब अर्थिंग हटा दीजिए, इसमें माइनस बच जाएगा।
जैसे समझिए एक नजदीक में इसको रखेंगे तो एक तरफ माइनस प्लस जमा होगा ना, अभी एक तरफ अर्थिंग कर देंगे, प्लस चला गया, प्लस खत्म हो जाएगा, देखिए इधर से प्लस खत्म हो जाएगा और अर्थिंग को भी हटा दीजिए, इसमें सिर्फ माइनस बच गया। समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ये तीनों तरीका समझ में आ गया, एक में रगड़ के, एक में सटा के और एक में थोड़ा दूर से। तीनों को पढ़िए, देखिए साफ साफ करा। इन मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट आर ट्रांसफर टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू रबिंग। रबिंग के कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। चार्ज ऑन बोथ बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिट, एक पे जितना प्लस दूसरे पे उतना माइनस। दूसरा, इन मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन ए न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड विथ चार्ज कंडक्टर। न्यूट्रल को रखते हैं चार्ज के साथ सटा के कंडक्शन में, और उसके साथ एक से इलेक्ट्रॉन दूसरा में जाता है और बॉडी जो न्यूट्रल था वो भी हमारा चार्ज हो जाता है। अब तीसरा पढ़िए, इंडक्शन में क्या करते हैं कि इस मेथड में जो मैंने बोला थोड़ा दूर करके रखते हैं, और दूर करने के बाद अर्थिंग कर देते हैं, और अर्थिंग करने से मेरे बच्चों हमारा चार्ज हो जाता है। तो ये चाहे तो ये तीनों तरीका को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर चार्जिंग का मेथड। अब हमें चार्ज की छोटी छोटी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये ऊपर जो सेक्शन दिया वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसके बाद जो भी प्रॉपर्टी वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रॉपर्टी देखिए कि सेम चार्ज रिपेल करता है। सबको पता है कि प्लस प्लस चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा, एक दूसरे को धक्का देगा ना, और प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, या माइनस माइनस भी सेम चार्ज होता है तो वो भी रिपेल करेगा। तो पहला प्रॉपर्टी सेम चार्ज रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी चार्ज ट्रांसफरेबल नेचर का होता है। अभी देखें कि चार्ज कंडक्टर में न्यूट्रल को सटा के रखेंगे तो न्यूट्रल भी चार्ज हो जाएगा क्योंकि चार्ज ट्रांसफर कर गया। तीसरा, सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है चार्ज। सिंपल अलजेब्रा के रूल को, सिंपल एडिटिव रूल ऑफ अलजेब्रा, मतलब 2 कूलम प्लस 8 कूलम 10 कूलम माइनस 3 कूलम माइनस 5 कूलम माइनस 8 कूलम, ऐसे मतलब सिंपल, वेक्टर के जैसा नहीं, सिंपल स्केलर, सिंपल एडिटिव रूल को, जोड़ घटाव के नियम को पालन करता है। ठीक है, अगला, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसको समझिए कि चार्ज वही रहता है ना बच्चों जहां मास हो, हमेशा। जैसे चार्ज कहां रहेगा, किसी बॉडी को ही ना चार्ज करिएगा आप, चार्ज कहां रहेगा, किसी बॉडी को ना चार्ज करिएगा। जैसे मान के चलिए इसको आपने चार्ज कर दिया, तो इसको आपने चार्ज कर दिया तो इसमें मास तो कुछ ना कुछ है ना, तो चार्ज वही रहेगा जहां मास हो। हवा को भी चार्ज करेंगे तो हवा के पास भी कुछ ना कुछ हल्का फुल्का मास है, तो वही कह रहा है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, बट इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि मास इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ चार्ज। ये जरूरी नहीं है कि जहां मास हो बॉडी चार्ज ही हो। चार्ज बॉडी के ऊपर रहेगा, यानी चार्ज जहां है वहां मास होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जहां मास हो वहां चार्ज रहेगा ही। क्लियर। लास्ट का 2 प्रॉपर्टी और पढ़ लीजिए, और उसके बाद 2 प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहला देखिए कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में हो, ध्यान से समझिएगा, तो उसके चारों ओर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। मतलब अगर कोई चार्ज रेस्ट में हो, रुका हुआ हो, तो आपने पढ़ा शुरू में कि इसके चारों ओर फील्ड बनता है, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। लेकिन वही ये चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, एक समान वेलोसिटी से, मतलब कि 10 के स्पीड से अगर जा रहा है तो 10 ही के स्पीड से जाए, लेकिन एक तरफ जाए टुइया 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 टुइया, तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न होता है बच्चों, और साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जिसे मिला के हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। रुका हो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी से चले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बच्चे? यस क्लियर। चलिए ठीक है, समझ में आ गया? यस समझ में आ गया। लेकिन वहीं ये चार्ज में जब एक्सीलरेशन हो, एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो, मतलब वेलोसिटी या तो बढ़े या तो घटे या डायरेक्शन बदले। डायरेक्शन भी तो बदल सकता है, या डायरेक्शन मतलब कहने का मतलब या तो वेलोसिटी बढ़े या तो घटे या डायरेक्शन बदले, तो उस समय मेरे बच्चों इससे एनर्जी रेडिएट होता है चार्ज से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW उत्पन्न होता है। फिर से सुनिए, अगर रुका हुआ हो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगा। इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। लेकिन वही चार्ज में एक्सीलरेशन हो, यानी वेलोसिटी चेंज हो,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे एनर्जी रेडिएट होगा और अलग अलग फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। तो शुरू में मैंने कहा ना, आज चार्ज ही मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के पीछे का भी वजह चार्ज होता है। याद रखेंगे ये चीज, देख लीजिए, रेस्ट में रहेगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मूव्स कांस्टेंट वेलोसिटी, देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, तो ये मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगा। बट एसिलरेटेड चार्ज, अगर चार्ज एसिलरेट होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होगा। क्लियर? चलिए, क्लियर है तो अच्छा है। एक लास्ट प्रॉपर्टी जो कि आप पढ़ सुने होंगे कि अगर कोई चार्ज, अगर कोई मास रुका हुआ हो तो उसका अलग मास होता है, लेकिन वही मास जब कांस्टेंट, जब वही मास अलग अलग वेलोसिटी से चलता है तो मास बदल जाता है। आप आइंस्टीन सर से सुने होंगे ये बात कि रेस्ट मास, और जब चलता है बॉडी तो उसका अलग मास हो जाता है, इस तरह से। यानी कि मास की वैल्यू वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, लेकिन चार्ज का जो वैल्यू होता है ना, वो वेलोसिटी पर इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता। यानी अगर किसी बॉडी पे चार्ज 2 कूलम है, उसको कितने वेलोसिटी से फेंक दीजिए, मास चेंज हो जाएगा, चार्ज उतना ही रहेगा, इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर इतना? ओके, मतलब ऐसे सुने होंगे ना मास के बारे में कि मास चलने से m इक्वल टू m0 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ऐसे कुछ बदल जाता है, लेकिन चार्ज नहीं बदलता। चार्ज अगर शुरू में q है तो बाद में भी q ही रहेगा। 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़िए इसे दोनों को। देखिए, पहला तो प्रॉपर्टी होता है कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो करता है। मतलब चार्ज को न बना सकते न नष्ट कर सकते, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको पता भी ये बात होगा, यही ना कहता है कंजर्वेशन। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर हम तो चार्ज को बना देंगे, चार्ज को नष्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। नहीं भैया, और वो उदाहरण भी देगा कि सर देखिए, अगर किसी बॉडी में +10 कूलम है, ठीक, और बाहर से -10 कूलम दे दिए, ठीक, तो +10 -10 मिलके 0 कूलम हो गया ना सर। देखिए चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, दोनों मिलके इफेक्ट खत्म कर दिया। जैसे ही मेरे बच्चों यहाँ -10 निकलेगा, फिर से बाहर -10 बाहर निकलेगा, फिर से अंदर में +10 आ जाएगा। तो चार्ज को ना बना सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, इसी को बोलते हैं चार्ज का कंजर्वेशन। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि मान के चलिए कोई बॉडी है, उस पर 20 कूलम चार्ज था, इसको मैंने कट कर दिया यहाँ से, तो कट करने के बाद जो इधर जो टुकड़ा मिला, ऐसे करके हमको ऐसे जो टुकड़ा मिला, इस पे मान लीजिए 12 कूलम चार्ज है, 12 कूलम, तो इधर जो बचा उस पर कितना चार्ज होगा, 8 कूलम। ये भी कंजर्वेशन है कि जितना शुरू में उतना बाद में, है ना। और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, जिससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या है, या चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों होता है। देखिए समझिए चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या है। जैसे पहले बात ये बताइए कि बॉडी चार्ज होता क्यों है। बोलिए, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। या तो देखिए बहुत पसीना में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, सपोर्ट करना पड़ेगा बाबू, ऐसे काम ना चलेगा, ऐसे गुरु दक्षिणा ना मिली। हाँ, तो मैंने बोला आप लोगों को बच्चे क्लियर कट क्या कि चार्ज के क्वांटाइज्ड में क्या बोला कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है तो बॉडी चार्ज कब होता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है या अंदर जाता है, तो ठीक। तो एक बात बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा तो कितना चार्ज उत्पन्न होगा, वन ही। प्लस माइनस अलग बात है कि बाहर निकलेगा तो प्लस, अंदर जाएगा माइनस, लेकिन यही उत्पन्न होगा ना। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर या अंदर जाएगा तो +-2 ही। 5 इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर जाएगा तो +-5 ही। 20 इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर जाएगा तो, या n इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर जाएगा तो +-n ही। तो एक चीज देखिए इसमें, जो बॉडी पे चार्ज उत्पन्न हो रहा है वो E का क्या है, या तो 1 टाइम यानी 1 गुना, या 2 टाइम 2 मल्टीपल में, 5 मल्टीपल में, यानी इंटीजर नंबर मल्टीपल में। देखिए E का 1 गुना, 2 गुना, 3 4 5 गुना, ऐसे करके। क्या कभी भी किसी बॉडी पे 1.5 E चार्ज संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि 1.5 इलेक्ट्रॉन बाहर या अंदर निकलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन थोड़े टूट के निकलता है। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज उत्पन्न होता है ना, वो इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, यानी जो E की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19, उसका इंटीजर मल्टीपल में चार्ज होता है। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। इसलिए कई बार देखे होंगे कि Q = N जो फॉर्मूला होता है उसमें लिखा रहेगा कि N की वैल्यू या तो 1 होगी, या 2, या 3, या 4, या 5। पॉइंट में नहीं लिखा रहेगा कि 3.2, 3.8।
तो आज के बाद कोई भी बुजुर्ग लोग पूछते बेटा क्वांटाइजेशन क्या होता है, उनको बोल दीजिएगा बाबा क्वांटाइजेशन काछू नहीं होवत है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज उत्पन्न होगा ना बाबा, वो ई का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का या तो 1 गुना या 2 गुना या 2.5 गुना या 3 गुना, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, यानी इंटीजर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा, उसी को बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है इसका, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्वांटिटेशन ऑफ लिखे कहा जा रहा है, दैट इज क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। और यह एक चीज छूट गया, लिख दीजिएगा एन की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 या 4, ये लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए हम लोग तो ये पढ़ लिए, अब हमें पढ़ना है चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, कि चार्ज के बीच कितना फोर्स लगता है। चार्ज का बेसिक जान लिया ना बढ़िया से, चार्ज क्या है, कैसे है, क्यों आया, कैसे बॉडी चार्ज हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि जब दो चार्ज को रखेंगे तो एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे लगेगा फोर्स। बात है कितना फोर्स लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा उसी का जवाब है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के जरिए दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है। देखिए फोर्स क्यों लगेगा ये पता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज के चारों ओर फील्ड उत्पन्न होगा, उसके कारण फोर्स लगेगा, लेकिन कितना लगेगा उसका जवाब है कूलॉम्स लॉ। ठीक है, देखिए समझाता हूं मैं कैसे लगेगा, कितना लगेगा, क्या लगेगा बताता हूं। मुझे एक चीज पहले बताइए कि आपको ऐसा लग रहा है कि चार्ज की वैल्यू जितना ज्यादा रहेगी, यानी Q1 जितना ज्यादा रहेगा, Q2 जितना ज्यादा रहेगा, फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। चार्ज बड़ा रहेगा तो फोर्स बड़ा लगेगा। यानी कहने का मतलब कि चार्ज के बीच जो फोर्स हुआ वो चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं, जैसे दो चार्ज मान के चलिए Q1 Q2 को r डिस्टेंस पे रख दिया है, ठीक है बच्चों, और इसके बीच फोर्स निकालना है, इसके बीच फोर्स निकालना है। तो एक बात तो समझ में हम लोग को बढ़िया से आता है क्या, कि जो फोर्स होगा वो Q1 Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ज्यादा Q1 जितना ज्यादा Q2 उतना ज्यादा फोर्स। लेकिन डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा नहीं ना, कमेगा ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना होगा। चार्ज के बीच दूरी बढ़ेगा तो फोर्स कमता ना है, एक दूसरे से दूर जाएगा तो फोर्स कमेगा ना, समझे। तो देखा गया एक्सपेरिमेंट से कि अगर डिस्टेंस को डबल करते हैं तो फोर्स सीधा 1/4 गुना हो जाता है, ट्रिपल करते हैं डिस्टेंस को तो सीधा फोर्स 1/9 गुना होता है। यानी कि r का इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, डिस्टेंस r का नहीं बल्कि r² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये देखिए। और इसी को बोलते हैं कूलॉम्स लॉ, कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q1 Q2, या मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज का, माइनस चिन्ह नहीं लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं कि फोर्स की वैल्यू कितनी है, 2 न्यूटन 4 न्यूटन ऐसे। तो यही कहता है कूलॉम्स लॉ, उसके बीच जो फोर्स लगेगा वो चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q1 Q2 का डायरेक्टली, और उसके बीच का जो दूरी r है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही कूलॉम्स लॉ, दिखा देता हूं लिखा हुआ, वेट करिए, ठीक है। और अगर हम इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो सबको पता है बच्चों कि यहां एक कांस्टेंट आएगा k, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r²। अब एक मजे की बात बताते हैं आपको हम, कि अगर कोई भी दो चार्ज, इसमें Q1 Q2 पता है, डिस्टेंस भी पता है, तो सेम चार्ज को उसी डिस्टेंस पे अगर हवा में रखेंगे, पानी में रखेंगे, तेल में, यानी अलग अलग, एयर में, वाटर में, ऑयल में, अलग अलग मीडियम में रखेंगे तो चार्ज के बीच फोर्स अलग अलग लगता है। क्यों? Q1 भी सेम, Q2 भी सेम, R भी सेम। तो क्यों? क्योंकि अलग अलग मीडियम के लिए K अलग अलग होता है, अलग अलग मीडियम के लिए K अलग अलग होता है बच्चों। तो जरा बात करते हैं K पे कि K क्या है। तो देखिए एयर के लिए जो K होता है ना, या वैक्यूम के लिए ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी हवा के लिए। देखिए जनरली एक्सपेरिमेंट हम लोग एयर में करते हैं, ठीक है, तो एयर के परमिटिविटी को नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मैं लिख दिया देता हूं, एयर के परमिटिविटी का नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट, सभी नोट्स में दिखा दूंगा, परमिटिविटी, इसको एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 तो एयर के लिए जो K होता है वही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ सब की वैल्यू रख देंगे, 4 का 4, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, और एप्सिलॉन की वैल्यू रख देंगे। तो ये सब रखने के बाद इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 आ जाएगी।
तो याद रखेंगे बच्चों की एयर के लिए जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। लेकिन किसी और मीडियम को, हवा को छोड़ के किसी और मीडियम के लिए जो के होता है ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। बताता हूं ये क्या है, ये क्या है जो ये, लेकिन इतनी की वैल्यू तो आपको पता है पहले से 9 × 10⁹ पता ना इसकी वैल्यू। तो ये ऊपर में हो गया 9 × 10⁹ और नीचे में बच गया ये एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो किसी और मीडियम में अगर फोर्स पूछेगा ना एयर को छोड़ के, तो इतना तो आपको पता है वहां रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम का दिया रहेगा। तब आप के की मदद से क्वेश्चन निकाले। क्वेश्चन करवा देता हूं, सब चीज भी करवा देता हूं। समझ में आ गया आपको क्या कूलॉम्स लॉ कहता है? दो चार्ज के बीच फोर्स लगेगा Q1 Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बीच की दूरी r² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे इक्वल आएगा कांस्टेंट के A बराबर K Q1 Q2 बाई r²। K अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। हवा के लिए 1/4 या 9 और किसी और मीडियम के लिए 1/4 इनटू एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर क्या है? तो जिस मीडियम का K निकाल रही है, जिस मीडियम में फोर्स निकाल रहा है उसका रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? अब एयर के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब देखिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है अदर मीडियम के लिए। अदर मीडियम के लिए अगर रिलेटिव परमिटिविटी निकालेंगे तो क्या होगा कि जैसे मान के चलिए वाटर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एयर का परमिटिविटी होता है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और वैसे ही किसी अदर मीडियम का भी तो परमिटिविटी होगा। तो अदर मीडियम के परमिटिविटी को ई से दिखाते हैं। तो ई बाई एयर का परमिटिविटी ये होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, डिटेल कोर्स कर लेंगे तो एक कोई नहीं दिक्कत होगा, लेकिन इससे भी समझ लीजिए कि किसी और मीडियम का अगर रिलेटिव परमिटिविटी निकालना, जैसे तेल का, तो तेल का रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है तो तेल का परमिटिविटी बाई एयर का परमिटिविटी होता है, उसी को बोलते हैं ये रिलेटिव परमिटिविटी। इसलिए इसका यूनिट नहीं होता है। देखिए दोनों ऊपर भी परमिटिविटी नीचे भी परमिटिविटी, इसलिए यूनिट लेस क्वांटिटी होता है रिलेटिव परमिटिविटी। एक काम करिए, पहले कूलॉम्स लॉ को देखिए, पढ़िए, देखिए इसको क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, पढ़िए, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या कह रहा है? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी Q1 Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख लीजिए, दिख रहा है, यस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r² का इनवर्सली। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे कोई कांस्टेंट k एंट्री मारेगा, एक बराबर K Q1 Q2 बाई r²। एयर के लिए जो k होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ यूनिट नहीं लिखी है, मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखी है, ठीक है। और अदर मीडियम के लिए जो k होता है 1/4 एप्सिलॉन आर, वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹ बाई रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो जब हम फोर्स निकालेंगे अलग अलग, जैसे एयर में फोर्स निकालना हो तो k की वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁹, और किसी और मीडियम में फोर्स निकालना हो तो k की वैल्यू ये वाला रखेंगे, और उस मीडियम का ईयर दिया रहेगा रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं बच्चों एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जो कि एयर का परमिटिविटी होता है उसका वैल्यू होता है ये, ठीक है। और एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और इस रिलेटिव परमिटिविटी को दो तरह से डिफाइन किया जाता है, जो कि मैंने बताया कि किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी निकालना हो तो उस मीडियम का परमिटिविटी बाई एयर का परमिटिविटी, और दूसरा तरीके से डिफाइन किया जाता है कि हवा में लगने वाला फोर्स दो चार्ज के बीच, और जिस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी निकालने रहे हैं उसमें लगने वाला फोर्स का रेशियो भी होता है, एफ एयर बाई एफ मीडियम। देखो मैं जो कि यहां लिखा गया, देखिए रेशियो बिटवीन चार्ज की जगह पर फोर्स लिखेगा, रेशियो बिटवीन फोर्स इन एयर, रेशियो बिटवीन फोर्स इन मीडियम, एफ एयर बाई एफ मीडियम। क्लियर? कूलॉम्स लॉ क्लियर? अब इसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स देखना होता है। देखिए क्या होता है सुपरपोजिशन, समझिए पहले। दो चार्ज के बीच फोर्स निकालना हो, यस सर, कूलॉम्स लॉ लगा देंगे, यस सर। कैसे कैसे समझ गया? यस सर, K Q1 Q2 बाई r², यस सर, ठीक। दो चार्ज के बीच फोर्स निकालना हो तो ठीक है। लेकिन जब दो से अधिक चार्ज हो, जैसे मान के चलिए यहां पे कोई चार्ज Q0 है, ओके, और ये चार्ज हमारा कोई Q1 है, ये चार्ज Q2 और ये चार्ज कोई Qn है मान के चलिए, ठीक है। और हमको Q0 पे फोर्स निकालना है, दो चार्ज नहीं बल्कि दो से अधिक है, देखिए 3-4 चार्ज है, n चार्ज है, और किसी एक पर फोर्स निकालना है। तो किसी एक पर जब फोर्स निकालना है तो क्या सिर्फ Q1 फोर्स लगाएगा, या क्या सिर्फ Q2 लगाएगा, या सब लगाएगा? इस पे सारा चार्ज ये सब लगाएगा ना। यानी जो Q1 इस पे फोर्स लगाया वो F1 है, Q2 लगाया वो F2 है, Qn लगाया वो Fn है। तो सुपरपोजिशन ये कहता है ना कि इस चार्ज पे जो कुल फोर्स लगेगा, यानी जो नेट फोर्स आएगा, वो ये चार्ज जो फोर्स लगाया,
ये चार्ज जो फोर्स लगाया और ये चार्ज जो फोर्स लगाया, सबका वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेक्टर के जैसा जोड़ देंगे। यानी हम एक चार्ज और इधर भी कोई चार्ज, इधर भी कोई चार्ज, इधर भी कोई चार्ज, और हम पे कुल फोर्स निकालना है, तो ये चार्ज भी हम पे फोर्स लगाएगा आई हैया, ये भी लगाएगा आई हैया, ये भी लगाएगा आई हैया, और जो सब फोर्स लगाया हम पे, सारे फोर्स को वेक्टर के जैसा जोड़ देंगे। तो वेक्टर के जैसा जोड़ने से मेरे बच्चों हमारा नेट फोर्स आ जाएगा, उसी को बोलते हैं सुपर पोजीशन। क्लियर? उसी को बोलते हैं सुपर पोजीशन। क्लियर? चलिए ठीक है, ये डिफिनेशन है। आगे देखिए, इसके बाद बच्चों आगे, अब इसके बाद आगे है यूनिट ऑफ चार्ज, कि चार्ज का 3 छोटा छोटा टर्म पढ़ना है। यूनिट ऑफ चार्ज, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, और प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्बियन फोर्स, कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। इन चारों को देखिए। सबसे पहले देखिए यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, अच्छे से समझिए। देखिए चार्ज का यूनिट, एसआई यूनिट तो चार्ज का कूलॉम्ब होता है, नो डाउट, लेकिन सीजीएस में भी कुछ यूनिट होता है, जैसे ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या स्टेट कूलॉम्ब भी बोलते हैं उसे, और एक ईएमयू भी होता है। ठीक है, तो एक कूलॉम्ब 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम्ब, या 0. स्टेट कूलॉम्ब बोलिए, ये ईएसयू बोलिए, ठीक है, या फिर मेरे बच्चे 0.1 ईएमयू के बराबर होता है एक कूलॉम्ब। तो बच्चा तो इसे रट लेता कि एक कूलॉम्ब में 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम्ब, और कोई दिक्कत भी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ भी नहीं है, बहुत अच्छा है। समस्या कहां जानते हैं? समस्या यहां हो जाता है कि बच्चा लोग रट लिया कि एक कूलॉम्ब में 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम्ब। एग्जाम में आ गया कि एक स्टेट कूलॉम्ब या एक ईएसयू, एक स्टेट कूलॉम्ब में कितना कूलॉम्ब, तो ही बच्चा बोल देता 3 × 10⁹। हाय भगवान, एक कूलॉम्ब में 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम्ब, तो एक स्टेट कूलॉम्ब में जब निकालना रहेगा तो डिवाइड में ना भेज देंगे, ये ना होगा 1/3 × 10⁹ ना, यानी 1/3 × 10⁻⁻9 कूलॉम्ब हो जाएगा एक स्टेट कूलॉम्ब में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चेक कर लीजिएगा कि एक कूलॉम्ब में कितना स्टेट कूलॉम्ब पूछ रहा है, या एक स्टेट कूलॉम्ब में कितना कूलॉम्ब पूछ रहा है, या ये देख लीजिएगा कि एक कूलॉम्ब में कितना ईएमयू, एक में कितना कूलॉम्ब, वो देख लीजिएगा। ठीक है, आगे लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्ब्स लॉ, जो कूलॉम्ब्स लॉ हम लोग पढ़े कि Q1 Q2 का डायरेक्टली R² का इनवर्स ले, तो बच्चों ये हमेशा नहीं लगता है, इसका 2-3 गो लिमिट है। देखिए पहला तो लिमिट ये है कि जिसके लिए लगा रहे हैं वो चार्ज होना चाहिए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब ये कि जैसे मान के चलिए कि कोई रॉड है ऐसे, ठीक है, इस पे मेरे बच्चों 20 कूलॉम्ब चार्ज है, कोई डिस्क है ऐसे, इस पे 50 कूलॉम्ब का चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, एक ये बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, फोर्स निकालना है तो कूलॉम्ब्स लॉ लगा देंगे, के Q1 Q2 R², Q1 Q2 R पता है, के भी एयर के लिए पता ही है, या जिसमें डेम रहेगा के दिया रहेगा, निकाल लेंगे। तो जो फोर्स निकाल तो लेंगे लेकिन ये सही नहीं निकलेगा। कैसे? क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है। देखिए एक रॉड है, एक डिस्क है, काफी नजदीक में रखे हैं 2 सेंटीमीटर पे, तब सर तो वही कूलॉम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है। पॉइंट चार्ज का मतलब पॉइंट में चार्ज होना चाहिए, नहीं पॉइंट में होना चाहिए तो भी सही है, लेकिन अगर पॉइंट में ना हो, जैसे डिस्क और रॉड पे ही हो चार्ज, लेकिन ये काफी दूर पर हो, जैसे चार्ज के बीच दूरी रहेगा तो उसके लिए तो वस्तु छोटा ही ना लगेगा, तब हम लोग फिर बोल सकते हैं पॉइंट चार्ज। तो टेंशन मत लीजिए, हम लोग को पॉइंट चार्ज के बारे में जनरली पढ़ना होता है, थोड़ा बहुत दूसरा पढ़ना होगा तब आगे देख लेते हैं वो हम लोग। तो पहला कि कूलॉम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है, दूसरा कूलॉम्ब्स लॉ के लिए जिस चार्ज पे लगा रहे हैं फोर्स, जिस चार्ज पे, चार्ज रेस्ट में होना चाहिए दोनों। हालांकि एक रेस्ट एक मोशन में होता है तो भी तिरंबाजी करके फोर्स निकालते, लेकिन वो थोड़ा बेवकूफी टाइप का होगा, इसलिए यहां बोलेंगे कि चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। और एक और कि चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ये काफी 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 कम नहीं होना चाहिए। वो न्यूक्लियस का डिस्टेंस जानते हैं ना, 10⁻⁻15 मीटर न्यूक्लियस का जो होता है साइज, रेडियस, उससे तो कम से कम बड़ा होना चाहिए। तो वही होना चाहिए, 3 को याद रखिएगा कि डिस्टेंस न्यूक्लियर डिस्टेंस से कम बड़ा होना चाहिए, बहुत बहुत छोटा ना होना चाहिए। कूलॉम्बियन फोर्स का प्रॉपर्टी, पहला इलेक्ट्रिक फोर्स है, चार्ज के बीच फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स है। दूसरा कि चार्ज का जो सेंटर है उसको ज्वाइन करने वाले लाइन की ओर लगता है, जैसे ये चार्ज है और ये चार्ज है, ठीक, इस चार्ज का सेंटर यहाँ, इस चार्ज का सेंटर यहाँ, और ये सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन है। तो अट्रैक्टिव फोर्स भी लगेगा तो सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन की ओर, रिपल्सिव भी लगेगा तो सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन की ओर, इसलिए सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। और अगला इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव जानते होंगे कि जिसमें जो चार्ज को लेकर जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो रास्ता पे निर्भर नहीं करेगा कि किस रास्ता से लेकर गए हैं, बल्कि शुरू पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे सिर्फ डिपेंड करेगा।
तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसके द्वारा जो बर्डन होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगला, इट इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव नेचर का होता है, ठीक है, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होता है। और सबसे लास्ट में कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। देखिए इस पे तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन एमसीक्यूज में अगर कंपिटिटिव एग्जाम की देखें तो उसमें या बोर्ड्स में भी आजकल पूछ दे रहा है। अब इसमें ध्यान दीजिए, स्केलर फॉर्म में तो कूलॉम्स लॉ सबको पता है, K-Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब निकालना हो तो उसमें फोर्स का डायरेक्शन बताना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए कि अगर F21 वेक्टर निकालना हो, यानी कि 2 पर 1 के कारण अगर फोर्स ऐसे निकालना हो मेरे बच्चों, तो R12 कैप लगाना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड वही रहेगा K-Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इस वेक्टर में यहां एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए। और आप पढ़े होंगे कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है, यहां कैप देखिए ऐसे कैप है ये, तो आपको पता होगा कि यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है डायरेक्शन के लिए। तो मैग्नीट्यूड लिख के F21 में R12 लिखिएगा, ठीक है, यस सर, ठीक है। अच्छा, एक दो चीज इसमें और वो भी देख लीजिए ध्यान से मेरे बच्चों, कि अगर यहां यूनिट वेक्टर ना लिख के अगर वेक्टर लिखते हैं, ठीक, तो यहां नीचे में क्यूब लिखना पड़ेगा, आर क्यूब। ये ध्यान दीजिएगा, यही बच्चा मिस्टेक करता है। यूनिट वेक्टर में R स्क्वायर, अगर वेक्टर लिखते हैं तो क्यूब, यहां भी R क्यूब होगा, और अगर वेक्टर में ऐसे लिखते हैं बच्चों तो R क्यूब। क्लियर, देख लीजिए, क्लियर ये चीज। तो ये ध्यान दीजिएगा, वेक्टर में R क्यूब। तो ये हो गया छोटा छोटा चीज। और अब हम लोग आएंगे मेनली चीज पे कि चार्ज के बीच फोर्स लगता क्यों है, किस वजह से चार्ज के बीच फोर्स लगता है। ओके, समझ गए चार्ज वगैरह, इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ गए, चार्ज समझ गए, चार्ज क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से वो समझ गए, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से 3 तरह के से बॉडी को चार्ज करते हैं वो भी समझ गए, सब कुछ समझ गए। अब आते हैं आगे, और आगे है कि चार्ज बॉडी के फोर्स बॉडी के बीच लगता क्यों है, और उसके पीछे का वजह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज, जैसे कोई चार्ज क्यूबर है, तो इस चार्ज बॉडी के चारों ओर ना एक क्षेत्र बनता है, जाना अनजाना सा क्षेत्र, और इस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा चार्ज बॉडी जैसे Q2 आ जाए तो इसके फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगेगा, या Q2 का जो फील्ड होगा उस Q2 के फील्ड के कारण Q1 पे फोर्स लगेगा। तो ये तो पता है कि किसी भी चार्ज बॉडी के चारों ओर का स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज को रखेंगे तो फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। यानी फोर्स लगने के पीछे का वजह इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। लेकिन अब हम लोगों को इसमें पढ़ना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की मजबूती, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इतना भी समझ में आता है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो इससे जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे और वैसे वैसे इसकी मजबूती कमते जाएगी, और अनंत पे जाके इसका स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोल लीजिए वो 0 हो जाएगा। और हम लोगों को वही पढ़ना है। जैसे कि मान के चलिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इसकी मजबूती होगी ना, इसका स्ट्रेंथ होगा ना अलग अलग, हर जगह पे अलग अलग, तो क्या होगा। और साइंटिस्ट लोग बता कर गए हैं और भी बता दिए कि मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस जगह पे इसके स्ट्रेंथ निकालनी है, इस जगह पे, तो जहां भी स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वहां +1 कूलॉम का चार्ज रखेंगे, और उस +1 कूलॉम पे जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उसी को बोलेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मजबूती, यानी जो फोर्स लगेगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सर नहीं समझे, देखिए मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और वहां हमको उसके स्ट्रेंथ निकालनी है किसी जगह पे, या इंटेंसिटी बोल लीजिए वो निकालनी है, तो जिस भी जगह पे निकालनी है साइंटिस्ट लोग बता के गए कि वहां 1 कूलॉम का चार्ज रखने पे फोर्स उस पे जो लगेगा, या रखने पे जो लगता, या अगर रख सकते थे जो लग सकता था फोर्स, उसी फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की मजबूती। क्लियर। इसका मतलब कि अगर कहीं कोई बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलॉम है, इसका मतलब साफ हुआ कि अगर 1 कूलॉम का चार्ज उस जगह पे रखेंगे तो उस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो बच्चा लोग पूछ देता है कि सर अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं 1 कूलॉम पे लगने वाला फोर्स को 1 कूलॉम रखेंगे, उस पर जो फोर्स लगेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो सर क्यू कूलॉम का चार्ज नहीं रख सकते यहां, क्यू कूलॉम का क्यों नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, उस पर फोर्स नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो सर उस पर जो फोर्स लगेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यू कूलॉम पे जो लगेगा उसको नहीं बोलेंगे, 1 कूलॉम पे जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे। समझ में आ गया? तो 1 कूलॉम पे मान लीजिए मेरे बच्चों फोर्स लग, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसका मतलब 1 कूलॉम पे फोर्स लग रहा है, तो क्यू कूलॉम रखेंगे तो क्यू कूलॉम पे फोर्स कितना लगेगा? क्यू इंटू ई, यही लगेगा ना। क्यू कूलॉम पे कितना फोर्स लगेगा? क्यू इंटू 1 कूलॉम पे ही, तो क्यू कूलॉम पे जो फोर्स लगेगा वो क्यू इंटू ई लगेगा।
तो यहां से एक फॉर्मूला निकल जाता है F बराबर Q इंटू। समझ रहे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड E का मतलब एक कूलॉम पे लगने वाला फोर्स, तो Q कूलॉम पे लगेगा, F बराबर Q इंटू E। या यहां से E निकालेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी F बाई Q, E की वैल्यू F बाई Q। तो यहां से यूनिट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालेंगे तो ऊपर में न्यूटन है, नीचे चार्ज का कूलॉम, तो यहां से हो जाता है न्यूटन पर कूलॉम यूनिट। या आगे पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर भी होता है, इसका न्यूटन पर कूलॉम बोलिए यूनिट, ऐसे न्यूटन पर कूलॉम, या कूलॉम के ऊपर लेकर जाएगा न्यूटन पर कूलॉम, तो ये होता है यूनिट में बच्चों। या वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं, देखिए वोल्ट पर मीटर भी। समझ में आ गया आपको? तो न्यूटन पर कूलॉम बोलिए या वोल्ट पर मीटर बोलिए मेरे बच्चों, एक ही चीज है। आइडिया मेरे बच्चों को मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से लग गया होगा। ओके, क्लियर क्लियर, ठीक है। अब एक दो चीज और समझिए कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, समझ लीजिए पहले कोई पॉइंट चार्ज है Q, तो ये तो क्या निकला, ये वो निकला कि किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई Q चार्ज रखता है तो उस पर फोर्स लगेगा Q इंटू E। लेकिन कोई पॉइंट चार्ज Q है, इससे और दूरी पर तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो और दूरी पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है मेरे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कूलॉम का यहां चार्ज रखेंगे, उस पर जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो कितना फोर्स लगेगा, K इंटू Q1 हो गया Q, Q2 हो गया 1 बाई आर स्क्वायर यानी KQ बाई आर स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट चार्ज से और दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो KQ बाई आर स्क्वायर होता है। कोई पॉइंट चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, वो तो होगा ही उत्पन्न। यस सर होगा, होगा ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो उत्पन्न होगा वही होता है KQ बाई आर स्क्वायर के बराबर, यही समझा रहा हूं। ओके ओके, अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि अगर कोई प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण, यहां समझाता हूं, देखिए अगर कोई प्लस चार्ज है, ठीक, तो प्लस चार्ज के कारण जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा उसका डायरेक्शन प्लस से अवे होगा, प्लस चार्ज से दूर। ये देखिए प्लस चार्ज से दूर, हमेशा प्लस के कारण उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा वो प्लस से दूर होगा। कितना होगा KQ बाई आर स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन उसका दूर होगा। लेकिन वही माइनस चार्ज हो तो माइनस के कारण उसका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की ओर होता है। समझ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के चारों ओर बनने वाला जगह जिसमें कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, बोलिए बोलिए बोलिए, फोर्स लगेगा। यस, क्लियर क्लियर। उसके बाद आगे का चीज जान गए कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक कूलॉम पे जो फोर्स लगता है उसको इंटेंसिटी बोलते हैं, यानी E का मतलब हुआ एक, तो Q रखे तो F बराबर Q इंटू E। पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाई आर स्क्वायर उत्पन्न हुआ, और प्लस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा वो प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर होता है, ठीक है। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज को रखते हैं तो फोर्स Q इंटू E लगता है, लेकिन वो प्लस चार्ज हो तो प्लस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर, और माइनस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा। ये पॉइंट को ध्यान रखिए, और इधर मैं दिखा देता हूं नोट्स को। ये देखिए देखिए पढ़िए क्या कह रहा है, इट इज द स्पेस अराउंड चार्ज बॉडी इन विच अदर चार्ज प्लेस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी देख रहे हैं, स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी डिफाइंड एज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां फिगर में साफ साफ देख सकते हैं कि अगर कोई Q कूलॉम को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो फोर्स Q इंटू E, E बराबर F बाई Q, यूनिट हो गया E का न्यूटन पर कूलॉम या वोल्ट पर मीटर। पॉइंट चार्ज से और दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाई आर स्क्वायर आ गया। यहां पे वो चीज कि अगर कोई प्लस है तो उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर होगा, माइनस रहेगा तो उसकी ओर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्लस चार्ज रखे तो फोर्स Q इंटू E लगेगा, इस पे भी Q इंटू E, लेकिन प्लस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर फोर्स लगेगा और माइनस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टा। अब एक चीज और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में देखना होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक ये क्या बोलता है उसको, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या है, जैसे कोई पॉइंट चार्ज Q है, उससे और दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना उत्पन्न होगा KQ बाई आर स्क्वायर। लेकिन एक चार्ज ना होकर 2 3 4 ऐसे हो, यानी एक से अधिक चार्ज हो, तो जैसे यहां पे कोई चार्ज है, यहां कोई चार्ज है और यहां कोई चार्ज है, और इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q1 के भी कारण आएगा, E1 नाम दिए हैं, Q2 के भी कारण आएगा, E2 नाम दिए हैं, और Qn के भी कारण आएगा, En नाम दिए, और सब इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देंगे वेक्टर के जैसा। यही कहलाता है सुपरपोजिशन। क्या, कि किसी भी पॉइंट पे जो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो अलग अलग चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, सबका वेक्टर सम होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स का सुपरपोजिशन था वो, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 E2 वेक्टर के सम के बराबर। ओके, और अब इस पे एक बहुत जरूरी टॉपिक है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। पहले मैं समझा दिए देता हूं, फिर इसको बता दूंगा क्या है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, कैसे कैसे क्या होता है। जो देखिए, फिर फ्लक्स बच जाएगा, गॉस थ्योरम खत्म हो जाएगा। 1.5 घंटे का राउंड क्लास होगा ये, ठीक है। देखिए समझिए, जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि कोई प्लस चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अवे होगा,
इस यहाँ पे अवे, यहाँ पे अवे, यहाँ अवे अवे, बोले ना ऐसे डायरेक्शन। तो ये बार बार कितना हम लोग बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, अवे होगा, अवे होगा। इसलिए क्या करते हैं कि जो बार बार हम बोल रहे हैं अवे होगा, अवे होगा, अवे होगा, इसको एक मर्तबे एक लाइन से मिला के ऐसे दिखा देते हैं। देखना ऐसे एक मर्तबे एक लाइन से इसको मिला के दिखा देते हैं, बार बार जो अभी अभी बोल रहे हैं, और इसी लाइन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सर इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ अलग नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का, डायरेक्शन को बताने का बस एक मेथड हो गया। हाँ वही है, जैसे कोई माइनस चार्ज अगर है तो माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टूवर्ड्स, यहाँ टूवर्ड्स, यहाँ निकालेंगे तो इधर माइनस की ओर, यहाँ निकालेंगे इधर माइनस की ओर, यहाँ निकालेंगे इधर माइनस, हर जगह माइनस की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस के कारण टूवर्ड्स होगा ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि माइनस का इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकालना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालना हो तो ऐसे करके मैच कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ नहीं बल्कि बस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाने का मात्र एक तरीका होता है, ठीक है। बस एक बात और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो दिखा रहे हैं, जैसे मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, पहले समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं इधर ऐसे है और इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकालना हो तो ऐसे करके हम मैच कर देंगे। ये इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल होगा, यहाँ पे इधर टेंजेंशियल, यहाँ पे इधर टेंजेंशियल, यहाँ इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का तरीका है। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। जैसे प्लस है तो प्लस से निकल के इन्फिनिटी जा रहा है, तो देखिए प्लस के नजदीक में पोटेंशियल कुछ प्लस में आएगा, मान के चलिए प्लस 10 वोल्ट। इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, तो देखिए हाई से लो जा रहा है ना, ज्यादा पोटेंशियल से कम। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। माइनस में ही बात करेंगे तो देखिए इन्फिनिटी का पोटेंशियल मान लीजिए कहीं 0 वोल्ट है, अब माइनस के नजदीक में मान लीजिए पोटेंशियल माइनस 10 वोल्ट है, तो अब ये हाई हो गया, ये लो हो गया। यहाँ पे ये हाई ये लो ना, प्लस ज्यादा ना होता है, अब यहाँ पे 0 माइनस है तो ये ना ज्यादा होगा, तो अभी भी देखिए हाई से लो इधर आ रहा है। हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हाई से लो जाता है। चलिए इसका प्रॉपर्टी, अच्छा एक चीज और, अगर एक प्लस एक माइनस चार्ज होगा तो क्या होगा कि जब हाई से लो जाता है ना, तो उस समय क्या होगा, यहीं पे माइनस मिल गया ना, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्लस से निकल के यही माइनस में ऐसे घुस जाएगा। इसको इनफाइनाइट जाने के, इधर वाला लाइन जाएगा इनफाइनाइट, लेकिन इधर से ऐसे घूम मुड़ जाएगा। मैं दिखाता हूं, देखिए पहले पढ़िए क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन टू शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का बस एक ज्योमेट्री है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अलग अलग चार्ज के कारण देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का शेप जो एग्जाम में पूछता भी है, सिर्फ प्लस हो तो प्लस के कारण कैसा शेप आया, देख लीजिए। सिर्फ प्लस के कारण क्या हुआ बच्चे, प्लस से निकल के इन्फिनिटी को जा रहा है, देख लीजिए। माइनस हो तो माइनस में, इन्फिनिटी से माइनस में आ रहा है। एक प्लस एक माइनस होता है, देखिए इधर प्लस से निकल के इधर माइनस में जा रहा है, देख रहे हैं, इधर प्लस से निकल के। हालांकि मैंने फिगर में इधर प्लस इधर माइनस ऐसे जाएगा, इधर में इधर जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज और, ये ऐसे दिखाया, इसका मतलब इधर से मुड़ के आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे मुड़ के इधर से आएगा। और ये कभी कट नहीं करता है लाइन, बताता हूं क्यों। और वैसे देखिए प्लस प्लस रहेगा तो प्लस से भी निकलेगा, प्लस से भी निकलेगा, प्लस से निकलता है, लेकिन उस समय क्या होगा, दोनों प्लस है तो ऐसे नहीं कि प्लस से निकल के कट कर देगा, बल्कि एक तरह से समझिए कि दोनों के लाइन को रिपेल करेगा। और दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है तो बिल्कुल बीचों बीच से रिपेल करेगा, बिल्कुल बीचों बीच से। लेकिन वहीं अगर देखेंगे नोट्स को ना, तो यहाँ पे ये चार्ज Q है और यहाँ पे ये चार्ज 2Q है, ज्यादा है ये, तो बिल्कुल बीचों बीच से नहीं बल्कि कुछ इधर से रिपेल किया है, ये देखिए, यानी 2Q वाले Q को दबा दिया है, कुछ ऐसे रिपेल किया है, ऐसे, ये देखिए, ठीक है। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड से तो बिल्कुल बीचों बीच से रिपेल किया है। वैसे ही माइनस माइनस में रहेगा तो प्लस प्लस के जैसा ही, बस इसमें आएगा, बस अंतर ये होगा कि इसमें आएगा, उसमें जा रहा था इसमें आएगा। और यहां ये बता रहा है ना कि अगर चार्ज ज्यादा हो, जैसे 2Q चार्ज है तो इससे ज्यादा लाइन यहाँ पे होगा, और यहाँ Q है तो यहाँ पे कम लाइन होगा। इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए जो एग्जाम में आता है बच्चों। ओ माय गॉड, इसका पूरा प्रॉपर्टी तो येलो कलर में है, ओके। अच्छा कोई बात नहीं है, पहले मैं प्रॉपर्टी समझा दिए देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी समझा करके क्या करता हूं कि यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे मैं लिखा हुआ दे दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंशियल होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल होगा, जो कि आपको पता भी होगा। क्लियर बच्चों, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज प्लस से स्टार्ट होगा, माइनस पे खत्म होगा, यानी बीच में नहीं खत्म होता है ना बीच से शुरू होता है, बल्कि प्लस से स्टार्ट होगा, माइनस पे खत्म होगा, ठीक है बच्चों।
क्लियर ना? यस सर। अगला तीसरा प्रॉपर्टी है, मैं लिखा हुआ दे दूंगा कि दो लाइन कभी कट नहीं करता है। जैसे ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन, तो ये कभी कट नहीं करेगा, क्योंकि देखिए अगर दोनों कट किया तो कटिंग पॉइंट पे इस लाइन के अनुसार इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इस लाइन के अनुसार इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और एक ही जगह पे दो दो तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन थोड़े पॉसिबल है। भाई एक ही जगह पे कहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही तरफ ना आएगा, तो इसलिए कभी कट नहीं करता, क्योंकि कट करेगा तो दो दो डायरेक्शन पॉसिबल होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर ना? अगला पॉइंट है, अगला है कि फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं बनाता, ऐसा नहीं कि ऐसे हुआ ऐसे करके गया, क्लोज लूप नहीं बनाता, बल्कि प्लस से शुरू होगा माइनस पे जाके खत्म, ऐसे होता है, क्लोज लूप नहीं बनाता। ठीक है, अगला मेरे बच्चों, अगला प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी समझिए कि फील्ड लाइन नेवर सडनली बेंड, अचानक मुड़ता नहीं कि ऐसे जा रहा और ऐसे मुड़ गया अचानक, अचानक नहीं, बल्कि ऐसे स्मूथली मुड़ता है, स्मूथली, चिकनाहट से। ओके, हमारा भी आंख खराब हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी है, एक दो और है, वो देख लीजिए। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो भी है वो। अगला क्या है मेरे बच्चों कि किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर ऐसे है, ठीक है, ऐसे, तो इस कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हमेशा। कंडक्टर इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हमेशा ऐसे तिरछे नहीं रहेगा, टेंजेंशियल या तिरछे नहीं रहेगा, बल्कि कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। बस अंतर ये होगा कि माइनस रहेगा तो माइनस में आएगा, प्लस रहेगा तो प्लस से जाएगा, लेकिन रहेगा हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर। क्लियर बच्चों? ठीक है। अच्छा एक चीज और, कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, यानी कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एब्सेंट होता है, नहीं होता है। ठीक है। और अगला प्रॉपर्टी कि जहां भी, जैसे मान लीजिए मैं फिगर ड्रॉ करूं, तो इस जगह पे ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गढ़ा है या इस जगह पे, यानी डेंसिटी कहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है ए पॉइंट और ये मान लीजिए बी पॉइंट, तो जहां भी गढ़ा होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वहां उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ए पे ज्यादा डेंसिटी है तो ए पे ज्यादा मजबूती है, बी पे कम। वहीं अगर ऐसे होता है लाइन, ठीक है, ए बी, तो अब क्या होता है, बी पे ज्यादा मजबूत होता है, ए पे कम। और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाती है, यानी अगर इधर से इधर जा रहा है तो यहां का पोटेंशियल हाई होगा, इधर का लो, यहां भी इधर से इधर जा रहा है तो इधर ज्यादा पोटेंशियल होगा, इधर कम। ओके, तो ये तो नहीं दिखा आप लोगों को प्रॉपर्टी, यहां पे मैं लिखा हुआ दे रहा हूं। आप ऐसा करिए ना कि इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आराम से क्लास को रोक करके नोट कर लीजिए इसको। सेम चीज है वही जो मैंने बताया। और अब सबसे लास्ट टॉपिक आता है इसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर और गॉस थ्योरम। बस मेरे बच्चों खत्म हो गया। देखिए क्या होता है, समझिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, सुनिए। तो जैसे कोई चार्ज है, ठीक है, तो इसे कारण और दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, किसी चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यही बताते हैं ना। किसी चार्ज के खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितना आएगा, हम लोग तो यही बोलते हैं। यस सर, हम लोग यही बोलते हैं। ठीक ठीक, लेकिन है क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी पॉइंट पे नहीं निकालते हैं, वो किसी सरफेस से निकालते हैं। ऐसा कोई सरफेस है इससे कि इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का नंबर पास होगा, जितना भी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे हमारे पास अगर कोई सरफेस है, ये देखिए, ठीक, तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर में जितना भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का नंबर पास कर रहा है, जितना भी, उस नंबर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हमेशा सरफेस से पास करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं ना, ये जरूरी नहीं ना कि हमेशा परपेंडिकुलर में ही पास करे। तो उस समय फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म आता है एरिया वेक्टर, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। देखिए एरिया वेक्टर क्या होता है कि अगर कोई सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर होगा, जो एरिया है वो। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है ऐसे। अब मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तिरछे है, तो इस समय अगर फ्लक्स मेजर करना हो कि कितना आया, जैसे बोलते किसको है, तो जितना भी परपेंडिकुलर में पास कर रहा है उसको नापते कैसे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से। हमेशा किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी ई डॉट ए मतलब ई ए कॉस थीटा से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। अब दो तीन चीज और जान लीजिए कि पहला कि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं। स्केलर हुआ क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के बाद हमेशा स्केलर क्वांटिटी आता है।
दूसरा अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम यानी न्यूटन बाई कूलम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर यानी यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ऊपर में ये कूलम जाएगा तो पावर -1 यानी पर कूलम। या एक तरह से और यूनिट निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट मैंने बताया वोल्ट पर मीटर, और ऊपर में एरिया का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया और एक यूनिट हो गया वोल्ट मीटर। देख रहे हैं? क्लियर बच्चों? तो यहां से इसका यूनिट हो गया, निकल गया एक वोल्ट मीटर। ओके बहादुर बच्चों, क्लियर? यस सर क्लियर, समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया, बढ़िया से। ओके आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है? देख लीजिए सेम चीज जो मैंने बताया, पढ़िए। अच्छा एरिया वेक्टर तो जान गया कि एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा एरिया के बराबर और डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस। एक होता है सॉलिड एंगल, वो भी जान लीजिए क्या होता है सॉलिड एंगल, कि जैसे कोई लाइन है, मान के चलिए यहां पे ये कोई लाइन है, ये लाइन, ठीक है? तो ये लाइन जिस जगह पे जितना एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं सिंपल थीटा एंगल बोलते हैं, सिंपल प्लेन एंगल या एंगल बोलते हैं। अगर मान लीजिए इस कर्व का लेंथ एल है तो ये भी पढ़े होंगे थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये तो पढ़े होंगे, यूनिट होता है रेडियन। लेकिन एक होता है सॉलिड एंगल, वो क्या होता है कि कोई लाइन या कोई कर्व किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाए वो नहीं, बल्कि कोई सॉलिड सरफेस, जैसे ऐसे देखिए ये कोई सॉलिड सरफेस है, तो कोई सॉलिड सरफेस, एग्जांपल के लिए कोई सॉलिड सरफेस है, तो ये सॉलिड सरफेस किसी जगह पे जो एंगल बनाए, जैसे ऐसे करके ये देखिए ये जो एंगल बना है, और ये सॉलिड सरफेस जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं बच्चों सॉलिड एंगल। और वो जो होता है वो कितना होता है, एरिया बटा आर स्क्वायर, एरिया बाई आर स्क्वायर। इसका यूनिट होता है एस्टेरेडियन, ठीक है? इसका यूनिट होता है एस्टेरेडियन। और अगर स्फेयर का निकालेंगे सॉलिड एंगल तो वो 4 पाई होगा। क्यों? क्योंकि स्फेयर का देखिए एरिया बाई आर स्क्वायर होता है, तो ये स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो 4 पाई। जैसे कोई सर्कल का प्लेन एंगल होता है 2 पाई, वैसे कोई स्फेयर जो होता है 3D बॉडी उसका होता है मेरे बच्चों सॉलिड एंगल 4 पाई। तो याद रखिएगा सॉलिड एंगल, ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम चीज जो मैंने बताया, किसी सरफेस से जो परपेंडिकुलर में जा रहा है निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से। देख लीजिए ये कॉस थीटा, और ये मेरे बच्चों हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, यूनिट होता है वोल्ट मीटर या न्यूटन पर कूलम, ठीक है? अब इसके बाद एक चीज हम है मेरे बच्चों पढ़ना हम लोग को गॉस थ्योरम। देखिए गॉस थ्योरम क्या होता है समझिए, देखिए फ्लक्स जान गया ना, तो गॉस थ्योरम के जरिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही निकालते हैं। बस गॉस थ्योरम बंद सरफेस के लिए अप्लाई होता है जो चारों ओर से बंद हो, जैसे कि ये रूम चारों ओर से बंद है, स्फेयर चारों, देखिए सर्कल नहीं बंद है लेकिन स्फेयर चारों ओर से बंद है, क्यूब चारों ओर से बंद है। तो गॉस थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी बंद सरफेस है और कुछ चार्जेस बंद सरफेस के अंदर, मान लीजिए Q1 Q2 रखा और कुछ अंदर बाहर रखा हुआ है, ठीक है? तो गॉस थ्योरम के अनुसार जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो अंदर में जितना भी बंद चार्ज है, इनक्लोज्ड चार्ज सरफेस के अंदर, उसका 1/ε0 होगा फ्लक्स। हमेशा जितना भी बंद चार्ज है उसका 1/ε0। यानी इस फिगर के अनुसार बंद चार्ज कितना है, Q1 Q2, Q1 प्लस Q2 हो गया बंद चार्ज, तो Q1 प्लस Q2 का 1/ε0 ये कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही कहलाता है गॉस थ्योरम। देख लीजिए, और इसका 4 गो डेरिवेशन भी पढ़ना होता है, वो तो डेरिवेशन यहां नहीं करवा पाऊंगा वन शॉट में, उसका तो डिटेल कोर्स में ही जाना पड़ेगा आपको। पढ़िए गॉस थ्योरम में क्या कर रहा है, देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी इनक्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम इनक्लोज चार्ज बाय दैट सरफेस। देख रहे हैं, यानी कि किसी भी सरफेस से फ्लक्स निकालना तो अंदर में जितना भी चार्ज बंद है उसका 1/ε0 होगा फ्लक्स। ये देखिए क्लियर? और उसका एप्लीकेशन मेरे बच्चों 4 एप्लीकेशन यानी 4 डेरिवेशन गॉस थ्योरम को यूज करके पढ़ना होता है। चारों में बता दिए देता हूं कि, और डेरिवेशन का रिजल्ट, डेरिवेशन तो नहीं, देखिए पहला क्या होता है, देखिए पहला अगर देखेंगे तो पहला ये कि अगर कोई हमारे पास पॉइंट चार्ज है Q, पॉइंट चार्ज, तो उससे r डिस्टेंस पर आप लोगों को भी पता और आज भी पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। इसको प्रूव करने के लिए होता है, प्रूव करने के लिए गॉसियन सरफेस बना के प्रूव करते हैं, ठीक है? चारों में एक ही स्टेप प्रूव करने के लिए किया जाता है, बट वैल्यू बता रहे हैं कि कोई पॉइंट चार्ज क्यों, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होता है, ठीक है? और वहीं मेरे बच्चों कोई कंडक्टिंग स्फेयर हो, तो जब स्फेयर को चार्ज करेंगे तो उस पर चार्ज से बाहर जमा होता है, ठीक है? तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। आज भी हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में भी कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एब्सेंट होता है, अभी पढ़े थे ना अभी।
तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन बाहर में अगर सेंटर से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो k⁴r² होता है। यानी अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो अंदर में देखिए यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और इसके बाद k⁴r² ऐसा ग्राफ होगा, अंदर में जीरो फिर बाद में k⁴r²। अगला अगर कोई लॉन्ग इनफाइनाइट रॉड हो, ऐसे चार्ज रॉड ऐसे बड़ा सा, ठीक है, और नजदीक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 2k⁴r, जहां लेमडा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की। इस पे चार्ज का डेंसिटी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वो निकलता है बच्चों चार्ज बाई लेंथ के बराबर। कितना चार्ज कितना लेंथ है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए l लेंथ है तो l लेंथ में q चार्ज, तो एक लेंथ में कितना चार्ज होगा q/l। तो एक लेंथ में जो चार्ज होता है उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो q/l। तो लेमडा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो 2k⁴r, रॉड के कारण 2k⁴r होता है आर डिस्टेंस, ठीक ना। अब चाहे तो यहाँ k की वैल्यू पुट कर सकते हो 1/4πε0, तो 2 × 1/4πε0, ऊपर में लेमडा नीचे में r, तो यहाँ से 2 से 2 कट के आ जाएगा λ/2ε0r। तो दोनों फार्मूला सेम ही है, अलग नहीं है, सेम ही है, ठीक। और वहीं अगर कोई थिन सीट हो, एकदम पतला चार्ज सीट, तो उसके कारण नियर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो σ/2ε, जहां सिग्मा होता है, जैसे यहां हुआ लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो यहां जो सिग्मा होता है वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो होता है चार्ज बाई एरिया। जैसे चार्ज बाई लेंथ वैसे ही चार्ज बाई एरिया होता है। और अगर कोई थिक सीट हो तो उसके कारण σ/ε इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ध्यान रखिए पॉइंट चार्ज, और ये आपको पता है कि इसके कारण पॉइंट चार्ज के जैसा ही मिलता है बाहर में अंदर में जीरो, लेकिन लीनियर चार्ज के कारण 2k⁴r, थिन सीट के कारण σ/2ε, थिक सीट मोटा सीट के कारण σ/ε का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है, जो कि आपको दिख रहा है। ओके, एक चीज और ध्यान देना है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड r² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या इसके कारण भी मेरे बच्चों r² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, देख रहे हैं। लेकिन रॉड के कारण या लीनियर चार्ज के कारण r का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और थिन या थिक सीट के कारण डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देख लीजिए। बस आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। शेयर करिएगा, दोस्तों को सपोर्ट करिएगा, एक एक चीज मेरे बच्चों, और आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है हमेशा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और बस पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और मैं आपके साथ हूं, बस इतना याद रखिएगा, मैं आपके साथ हूं। कुछ भी चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।